Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Indian Polity. और इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ऐसे कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि साइलेंटली प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। आज उन सभी फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ पहला फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है वो पूर्ण तरीके से लिखित संविधान है। अगर वहीं हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसे पार्टली रिटन माना जाता है क्योंकि उसकी कुछ प्रोविजंस जो है वो रिटन फॉर्मेट में है और कुछ प्रोविजंस ओरल। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्प्लीटली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा फीचर है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जब ये ओरिजिनली आया था तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल प्रेजेंट थे। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स प्रेजेंट है। ये सभी आर्टिकल्स अमेंडमेंट होने के बाद धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। आखिरकार इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लार्ज, इतना बल्कि है क्यों? इसके पीछे कुछ 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला ये इंडिया का ज्योग्राफिकल फैक्टर। इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है और अगर टेरिटरी वाइज भी आप देखते हो तो बहुत ही लार्ज और बहुत वास्ट कंट्री है, जिसकी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही लार्ज है। दूसरा फैक्टर है हिस्टोरिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और अफेक्टेड है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लार्ज बन गया। तीसरा फैक्टर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के लिए और पूरे सेंटर के लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा वास्ट हो गया। और चौथा हमारे पास है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते टाइम जो ल्यूमिनरीज थे, लीगल ल्यूमिनरीज प्रेजेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑलमोस्ट सब लीगल फील्ड के ही थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गया और ये बहुत ज्यादा लार्ज और बल्कि बन गया। थर्ड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उसके फीचर्स को लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उस टाइम पे दूसरे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया था, जैसे हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया था। वहीं अगर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो डीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे फीचर्स लिए गए थे। और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे जिनके फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए थे। और इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम किया गया था आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे बन रहा था उस टाइम पे जितने भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे वर्ल्ड में, उन सभी को छाट के उनमें जो भी अच्छे अच्छे फीचर्स थे वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। फोर्थ फीचर है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत रिजिड है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं हो सकते इजिली। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है। जैसे कॉमन लॉज में या फिर ऑर्डिनरी लॉज में आप चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, उसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है अमेंड करने के लिए, और कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिनको आप सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं। फिफ्थ फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? ऐसी गवर्नमेंट जहां पे मेजोरिटी पार्टी का रूल होगा, एक रियल हेड होगा, एक नॉमिनल हेड होगा। रियल हेड यानी कि प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल हेड यानी कि प्रेसिडेंट। और जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको? लेजिस्लेचर को। डिसोल्यूशन होगा लोकसभा का। ये सारे फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। अब जो सिक्स्थ फीचर है दैट इज क्वासी फेडरल। इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट माना जाता है। क्वासी फेडरल का मतलब है कि ना ही कंप्लीटली फेडरल है और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी है। इसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों ही स्टेट्स के फीचर्स पाए जाते हैं। फेडरल स्टेट की अगर फीचर्स की बात करें तो इंडियन स्टेट में ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जैसे डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, टू गवर्नमेंट्स, एक सेंटर में होती है, एक स्टेट में होती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये सभी फीचर्स जो है ये फेडरल स्टेट के फीचर्स हैं।
और ये सभी फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाए जाते हैं। तो क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है? रुको, अब यूनिटरी स्टेट्स के फीचर्स देखते हैं। जैसे अगर हम यूनिटरी स्टेट्स के फीचर्स की बात करते हैं तो सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो क्या इंडिया जो है वो यूनिटरी स्टेट है? अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टेट की, तो हमें तो फेडरल के भी फीचर्स मिल रहे हैं, यूनिटरी के भी फीचर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मिक्सचर है दोनों का, फेडरल का भी और यूनिटरी का भी। इसीलिए इसे बोला जाता है क्वासी फेडरल। और ये वर्ड किसने दिया था? केसी बेरे ने दिया था। वहीं अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हाँ, अगर आप आर्टिकल 1 देखोगे तो वहां पे आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स जरूर दिखेगा। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का ना दो मतलब निकलता है। पहला मतलब ये निकलता है कि ये जो स्टेट्स मिलके इंडिया बना है, जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो सारे स्टेट्स हैं जो मिलके इंडिया फॉर्म करते हैं, ये किसी अग्रीमेंट के अंदर नहीं है। यानी कि इनके बीच में कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हाँ हम इंडिया फॉर्म करेंगे। ये नेचुरली बने हैं। और दूसरा ये कि स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो खुद को विड्रॉ कर ले फ्रॉम इंडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि छत्तीसगढ़ आज ये बोल रही है कि मुझे इंडिया से अलग होना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है। और इसीलिए इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। सेवेंथ फीचर हमारे पास है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? अब देखो, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है उसके टॉप मोस्ट पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? स्टेट का हाई कोर्ट। उसके बाद कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जो इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि वो हर लेवल पे डिवाइडेड है। सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इसीलिए पावर्स को डिवाइड किया गया है जुडिशियल सिस्टम के अंदर। और इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोई रूल नहीं करता है, कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो जो रूल निकालना चाहे, जो जजमेंट देना चाहे, वो अपने केसेस में दे सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है एज वेल एज इंटीग्रेटेड है। अब एट्थ फीचर हमारे पास है ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये कॉन्सेप्ट आप समझना, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी हमने कहाँ से ली? ब्रिटिश से ली। जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ से ली? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी से हम क्या समझते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सबसे सॉवरेन बॉडी है। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पर अगर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो हमने अपनी जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, इंडिपेंडेंट बॉडी बताया है। उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके पास ये राइट है कि वो लॉज को चेक कर सकती है, अगर केस आते हैं तो वो उस पर जजमेंट्स दे सकती है। अब हमने इसको ब्लेंड कैसे किया? लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास। लेकिन मान लो अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो गलत है या जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो ऐसे में हमने जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया कि वो उस लॉ को रिव्यू करके वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो लॉ गलत बेसिस पे बना है तो यहाँ पे हमने क्या किया? चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट बना दिया। जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के बनाए लॉज को चेक कर सकती है, लेकिन खुद लॉ बना नहीं सकती है। तो यहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी भी मेंटेन कर ली और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी मेंटेन कर ली। नाइन्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में देखेंगे दूसरे वीडियो में। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझो कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं इंडिया के, जो बहुत ही बेसिक राइट है, जो उनसे कोई छीन नहीं सकता है। हर सिटीजन के पास वो राइट है, इनहेरिट है, बर्थ से ही उनको वो राइट मिलता है। जैसे राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया। ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं। ये राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना पार्लियामेंट ना ही जुडिशरी, कोई भी नहीं। ये आर्टिकल 14 से लेके 32 तक दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। ये हर सिटीजन को बाय बर्थ मिलता है। 10th फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये जो है ये ऐसे पॉलिसीज हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए वाइल मेकिंग लॉज, या फिर जब भी आप कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जब आप गवर्न कर रहे हो अपनी स्टेट को, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो इसमें दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कहीं भी आप जाके इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो। अगर स्टेट जो है वो चाहे तो इसको फॉलो करे, लेकिन अगर नहीं फॉलो कर रही है तो उस केस में
आप जाके उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो कि ये मैंने इस डीपीएसपी को जो है वॉयलेट किया है, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है। इसके बाद 11th फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में दिया गया है। टोटल 11 ड्यूटीज हैं। ऐसी ड्यूटीज मेंशन्ड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि हर एक सिटीजन जब अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपना राइट, तो उसको इन ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ऐसे कुछ 11 ड्यूटीज मेंशन्ड है जो कि हर एक सिटीजन को क्या है, फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगेन, फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल नहीं है। अगर कोई सिटीजन इन ड्यूटीज को नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। 12th फीचर है सेक्युलर स्टेट। अब देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग लिया गया है। पॉजिटिव मीनिंग से मतलब ये है, बेसिक जब हम सेक्युलर वर्ड का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि आप किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करोगे और आपके नजर में कोई भी रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर का पॉजिटिव वर्ड लिया है कि हम हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करते हैं और उनको इक्वली हेल्प करते हैं टू ग्रो। तो सेक्युलर स्टेट का सिंपल मतलब यहाँ पे यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी नजर में हर एक रिलीजन इक्वल है और वो इक्वली हर एक रिलीजियस को सपोर्ट करती है। 13th फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है हर वो इंसान जो 18 साल के ऊपर है उसके पास वोटिंग राइट है और हर एक इंसान का एक वोट इज इक्वल टू 1 पर्सन। एक पर्सन के पास एक ही वोट का राइट है। बहुत सारे कंट्रीज में ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे ऐसा था कि विमेन्स के पास हाफ वोट का राइट था, यानी कि 2 विमेन मिलकर अगर राइट वोट दे रही है किसी एक इंसान को तो उनका एक वोट काउंट होगा। और अगर एक इंसान, एक मैन अगर वोट कर रहा है तो उसका 1 वोट काउंट होगा। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसने ये कहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, सेक्स, सब चीज को इग्नोर करते हुए जो भी 18 प्लस एज का है उसके पास 1 वोट का राइट होगा। 1 पर्सन 1 वोट। इसके बाद 14th फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है। नेशनैलिटी एक ही है हमारी, इंडियन सिटीजनशिप होती है। आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, वेदर यू आर फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डजंट मैटर, आपकी सिटीजनशिप क्या होगी, इंडियन। इसके बाद 5th फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज प्रोवाइड करता है जिनका जो काम है वो कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी से, और कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि उनको इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और उसमें कोई चीटिंग ना हो। ये किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन का। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका काम होता है कि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट्स करते हैं अकाउंट्स, और इनको पब्लिक पर्स का गार्जियन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराना। वहीं हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, जिनका काम ये है कि स्टेट में होने वाले जो सर्विसेज हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट करना। तो ये कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करती है। इसके बाद 16th प्रोविजन है इमरजेंसी का। इमरजेंसी की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोवाइड करती है। पहला है नेशनल, दूसरा है स्टेट और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल 352 में दिया गया है, जो कि ये बोलता है कि अगर किसी भी कंट्री में, स्टेट में वॉर का सिचुएशन है, एक्सटर्नल अग्रेशन है या आर्म्ड रेबेलियन की सिचुएशन है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी ये कहता है कि अगर किसी स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो खराब हो गई, यानी किसी स्टेट में ऐसा कोई सिचुएशन हो गया है कि वहां का जो गवर्नेंस है वो नहीं हो पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उस केस में सेंटर क्या कर सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। और इमरजेंसी लगने के बाद क्या होता है, उस स्टेट का जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली सेंटर के पास चले जाता है। ये दिया गया है आर्टिकल 356 और 365 के अंदर। वहीं अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये ऐसी इमरजेंसी है जब स्टेट का जो फाइनेंस है, अगर वो स्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाए, स्टेट का फाइनेंस जब खतरे में आ जाता है तब हम लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बाद 17th फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट। 1992 के पहले तक हमारे पास 2 टियर गवर्नमेंट थी, सेंटर और उसके बाद स्टेट। लेकिन 1992 में आया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने
जो पंचायत होती हैं उनको लीगली रिकॉग्नाइज किया एज द थर्ड टियर गवर्नमेंट। और अब हमारे पास पहला सेंटर है, दूसरा स्टेट है और तीसरा हमारे पास पंचायत है जो कि लोकल लेवल्स पे गवर्न करती हैं। तो ये 3 टियर गवर्नमेंट प्रेजेंट है। इसके बाद 18th फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि लोगों के पास ये राइट है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करेंगे और स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट भी करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है? जब 4 स्पेसिफिक लोग ऐसे जुड़ जाए और फिर वो लोग डिसाइड करें कि हाँ हम किसी एक बेनिफिट के लिए हम सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए आपके कंपनी के कुछ 10 मेंबर्स आप लोग हो, 10, 20, 25, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप लोग मिलकर डिसाइड करते हो कि हम कलेक्टिवली फंड इकट्ठा करके रखेंगे सो दैट अगर इन फ्यूचर किसी को भी लोन की जरूरत होती है तो हम उस फंड में से उसको लोन दे सकते हैं। तो ये आपने क्या फॉर्म किया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक पर्टिकुलर गोल के लिए जब आप एक कम्युनिटी फॉर्म करते हो तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अब देखो, अभी तक तो हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अच्छी अच्छी चीज है, कौन सी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन जब हम किसी अच्छी चीज की बात करते हैं या जब कुछ अच्छा होता है तो 4 लोग बुराई करने भी पहुंच जाते हैं। तो अब हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे देश में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब क्या ऐसा क्रिटिसिज्म उन्होंने दे दिया? पहला ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, बाकी हमने चीटिंग करके बोरो कर लिया है, दूसरों से कॉपी कर लिया है। दूसरा ये क्रिटिसिज्म था कि ये कार्बन कॉपी है ऑफ 1935 एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935, उसकी कार्बन कॉपी बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तीसरा क्रिटिसिज्म इसका ये था कि ये अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गांधी की फिलोसफीज नहीं है या उनके ऑब्जेक्टिव आइडियाज जो थे वो नहीं इनहेरिट किए गए। तो ये बेसिकली उन लोगों ने दिया था जो गांधी के सपोर्टर्स थे, उनको बुरा लगा, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। चौथा क्रिटिसिज्म था इसका एलिफेंटाइन साइज, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको इसके साइज के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया। और पांचवा था कि इसे पैराडाइज ऑफ लॉयर्स बोला गया। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स क्यों बोला गया? क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था, सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजरली जो लोग प्रेजेंट थे वो सब लॉयर्स थे या फिर लॉ बैकग्राउंड के थे। तो उन्होंने जो लॉ फॉर्म किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, उसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी डिफिकल्ट है कि शायद अगर कोई कॉमन इंसान पढ़े तो उसको समझ ही ना आए। इसीलिए बोला गया कि ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है। लॉयर्स इन वर्ड्स का गलत मतलब निकाल के या फिर इनका फायदा उठा के अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ लॉयर्स को ही समझ आएगा जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसे बोला गया कि ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है। तो ये थे कुछ इसके 5 ऐसे क्रिटिसिज्म जो लोगों ने दिया, या फिर उस टाइम पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब लोगों ने उसको रिव्यू किया, तो ये कुछ 5 क्रिटिसिज्म हमारे सामने आए। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, एज वेल एज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।